माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद। मेरा नाम सोनू सिंह है। आप लोगों को अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, ये क्लास 10th ज्योग्राफी का एक चैप्टर है जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम लोग रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे और उसके डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम ये चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिसोर्सेज होता क्या है। तो देखिए, हमारी इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें अवेलेबल है, यदि वो मेरे नीड को सेटिस्फाइड करती है और टेक्निकली एक्सेसिबल है। टेक्निकली एक्सेसिबल कहने का मतलब कि उस रिसोर्स तक पहुंचने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है। इकोनॉमिकली फिजिबल हो। इकोनॉमिकली फिजिबल कहने का मतलब कि उससे हमको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। कल्चरली एक्सेप्टेबल कहने का मतलब कि उससे हमारे समाज को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इतने कंडीशन को सेटिस्फाइड कोई चीज़ करता है जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, तो सारे के सारे क्या हैं, रिसोर्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं वाटर। वाटर क्या है हमारे लिए? वाटर एक रिसोर्स है। फॉरेस्ट भी क्या है, एक रिसोर्स है। सॉइल भी क्या है, एक रिसोर्स है। विंड क्या है, एक रिसोर्स है। एनिमल क्या है, एक रिसोर्स है। यानी ये सारे नीड को अगर सेटिस्फाइड करता है कोई चीज़, तो हमारे लिए क्या होगा, रिसोर्स होगा। यहाँ पे भी कहा गया है कि अगर आपको डिफिनीशन लिखने के लिए आ जाए कि रिसोर्स क्या है, व्हाट इज रिसोर्स, तो आप बोल सकते हैं एवरीथिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, इट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ एक्सेसिबल होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ रिसोर्सेज के बारे में देखें कि रिसोर्स होता क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो भी चीज़ अवेलेबल है, यदि वो हमारे नीड को सेटिस्फाइड करता है और टेक्निकली वो एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, तो सारे की सारी चीज़ें क्या है, रिसोर्स है। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम आपसे कुछ कह रहा है। ये डायग्राम आपसे दो बातें कह रहा है। पहला क्या, कि जो टेक्नोलॉजी है, नेचर है, इंस्टीट्यूशन है, ये तीनों आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, ये डायग्राम ये कह रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इंस्टीट्यूशन डेवलप करते हैं ताकि वो इकोनॉमी को क्या कर सके, एक्सेलरेट कर सके। ठीक है, ये दोनों बात आप समझे होंगे। अब हम लोग देखेंगे रिसोर्स के क्लासिफिकेशन को। इसके पहले हम लोग देखें कि रिसोर्स होता क्या है। अब देखेंगे कि रिसोर्स के क्लासिफिकेशन को, कि रिसोर्स को किस किस बेस पे क्लासिफाई किया गया। तो पहला क्लासिफाई किया है ओरिजिन के बेस पे। ओरिजिन के बेस पे कहने का मतलब ये है कि वो रिसोर्स हमें कहाँ से मिल रहा है। ठीक है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी समाप्त होने के आधार पे, यानी कोई रिसोर्स समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस बेसिस पे। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी उस रिसोर्स का मालिक कौन है। चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट, यानी
किसी रिसोर्स का स्टेटस क्या है और उसका डेवलपमेंट क्या है, ये बेस पे। यानी हम लोग रिसोर्सेज को 4 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला ओरिजिन के बेस पे, दूसरा एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे, तीसरा ओनरशिप के बेस पे, चौथा डेवलपमेंट के बेस पे। अब एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। पहला हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी वो रिसोर्स हमें कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए रिसोर्स हमें 2 ही जगह से मिल सकता है, 2 ही ओरिजिन हो सकते हैं रिसोर्स के। या तो बायोटिक रिसोर्स होगा, नहीं तो अबायोटिक रिसोर्स होगा। कहने का मतलब कोई रिसोर्स या तो हमें लिविंग थिंग्स से मिल सकता है या नॉन लिविंग थिंग्स से मिल सकता है। जो रिसोर्स हमें लिविंग थिंग्स से मिलता है उसे बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जो हमें रिसोर्स अबायोटिक जो रिसोर्स हमें नॉन लिविंग थिंग्स से मिलता है उसे अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे प्लांट हो गया, ये बायोटिक रिसोर्स है। फिश हो गया, ये बायोटिक रिसोर्स है। एनिमल हो गया, ये बायोटिक रिसोर्स है। ह्यूमन बीइंग्स हो गया, ये बायोटिक रिसोर्स है। यानी कहीं ना कहीं ये हमारे बायोस्फीयर में मिलते हैं और ये लाइफ कंटेन करते हैं, इसीलिए ये सारे के सारे बायोटिक रिसोर्स है। अगर लिखने को आ जाए तो कैसे लिखेंगे आप, तो लिखेंगे द रिसोर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड कंटेन लाइफ आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स। ठीक है, अगला है अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग से कंपोज हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे रॉक, मेटल, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये सारे के सारे क्या हैं, अबायोटिक रिसोर्स है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स से बने हुए हैं, ये लाइफ कंटेन नहीं करते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द रिसोर्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड डू नॉट कंटेन लाइफ आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। आई होप समझ पाए होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बेसिस को देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि हम लोग रिसोर्स को अगला जो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इस बेस पे बांट करके देखते हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे भी हम लोग रिसोर्स को 2 भागों में बांटते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिसको हम लोग मतलब फिर से रीजनरेट कर सकते हैं, यानी उसे हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम किसी न किसी प्रोसेस से उसे रीजनरेट और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वैसे रिसोर्स को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सारे के सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इसके बारे में आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड आवर रिप्रोड्यूस बाई फिजिकल एंड केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। यानी वैसे रिसोर्स जिसे हम लोग फिर से रिन्यू या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं किसी विधि द्वारा, वो फिजिकल विधि हो या केमिकल हो या मैकेनिकल विधि हो। यानी अगर दोबारा हम रीजनरेट कर सकते हैं तो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में बात करें तो ये जो होते हैं, अगर हम ऐसे रिसोर्स को यानी एक बार अगर कोई रिसोर्स ख़त्म हो गया तो फिर उसे हम दोबारा किसी विधि द्वारा रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, वैसे रिसोर्स को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कोल, पेट्रोल, मेटल, वाटर,
ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी एक बार अगर ये ख़त्म हो गए तो फिर इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, तब ये जा कर के फिर रीजनरेट होते हैं, यानी मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। इमीडिएट ये रीजनरेट नहीं हो सकते, इसीलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं। अगर इसके बारे में आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, द रिसोर्स दैट कैन नॉट रिन्यूड और रिप्रोड्यूस इमीडिएटली वंस दे आर एग्जॉस्टेड दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू रीजनरेशन आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट बेसिस ये है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी उस रिसोर्स का मालिक कौन है। ठीक है, तो किसी रिसोर्स का मालिक कोई एक व्यक्ति हो सकता है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि पूरी कम्युनिटी भी हो सकती है, या पूरा देश मालिक हो सकता है, या इंटरनेशनल यानी कोई संपत्ति ऐसा हो, या रिसोर्स ऐसा हो जिस पे किसी देश का क्या हो, मतलब अधिकार नहीं हो। ठीक है, उसे विदेशी ऑर्गेनाइजेशन उसे कंट्रोल करती हो, वैसे रिसोर्स को इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। चलिए इसको एक एक को हम लोग एक्सप्लेन करके अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स को। इंडिविजुअल रिसोर्स कहने का मतलब ये है कि वैसे रिसोर्स जिस पे किसी पर्सनल व्यक्ति का क्या हो, अधिकार हो, किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, वैसे रिसोर्स को हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। जैसे हाउस, ये इंडिविजुअल रिसोर्स है, कार ये इंडिविजुअल रिसोर्स है, ये फील्ड इंडिविजुअल रिसोर्स है, पेन इंडिविजुअल रिसोर्स है, बुक इंडिविजुअल रिसोर्स है, क्योंकि ऐसे रिसोर्स पे किसी एक ही व्यक्ति का क्या होता है, अधिकार होता है। ऐसे रिसोर्स को हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, द रिसोर्सेज विच आर ऑन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स। आई होप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट ये है कम्युनिटी रिसोर्स। नेक्स्ट है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स कहने का मतलब है कि ऐसे रिसोर्स पे किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता है, एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, इस पे पूरी की पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, पॉन्ड, प्लेग्राउंड, ग्रेजिंग ग्राउंड, ये सारे के सारे क्या हैं, कम्युनिटी रिसोर्स हैं, क्योंकि ऐसे रिसोर्स पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, पूरी की पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है। अगर इसके बारे में लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, द रिसोर्स विच आर ऑन बाय कम्युनिटी और सोसाइटी आर कॉल्ड कम्युनिटी रिसोर्स। आई होप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला जो है नेशनल रिसोर्स है। नेशनल रिसोर्स कहने का मतलब ये है, वैसे अगर देखा जाए, टेक्निकली अगर देखा जाए तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेस बिलोंग्स टू नेशन, यानी जो भी रिसोर्स हमारे देश के अंदर है वो सारे के सारे क्या है, एक नेशनल रिसोर्स है टेक्निकली। कैसे, तो अगर देखिए गवर्नमेंट के पास लीगल पावर होता है, गवर्नमेंट के पास लीगल पावर होता है कि वो प्राइवेट ज़मीन को भी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी पब्लिक के लिए अलाउ कर सकती है, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट उसके लिए, जो सरकार है उसके बदले पैसे भी देती है। ठीक है, अगर इसके बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऑल द रिसोर्स विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड इंडियन गवर्नमेंट आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्स। इसके अलावा जो भी मिनरल्स हैं इस पे, ये कौन है, ये नेशनल रिसोर्स है। वाटर रिसोर्स ये भी नेशनल रिसोर्स है। फॉरेस्ट नेशनल रिसोर्स है। वाइल्ड लाइफ नेशनल रिसोर्स है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो जो ओशियन होता है, ओशियन में यानी कोस्ट लाइन से
12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक यानी 22.2 किलोमीटर तक, कोस्ट लाइन से 2.2 किलोमीटर तक यानी 12 नॉटिकल मील तक जो भी रिसोर्स होता है वो सारा का सारा क्या होता है, नेशनल रिसोर्स होता है। आगे अगर देखें तो यहाँ आता है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स कहने का मतलब ऐसे रिसोर्स पे किसी स्पेसिफिक कंट्री का अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना। इस प्रकार के रिसोर्स को जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्रोल करती है, ठीक है। जैसे अगर देखेंगे समुद्र में 12 नॉटिकल यानी 200 नॉटिकल माइल के बाहर यानी जो हाई सी या ओपन सी कहा जाता है, वहाँ उसके बाहर मतलब उसमें जो भी रिसोर्स मिलता है, ठीक है ना, तो वो स्पेसिफिक किसी कंट्री का नहीं होगा, उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही उसे कंट्रोल करेगी। अगर इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं द रिसोर्स विच आर नॉट ऑन बाई ए स्पेसिफिक कंट्री विच रेगुलेटेड इंटरनेशनल और इंस्टीट्यूशन सच रिसोर्स आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्स। आई होप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मतलब नेक्स्ट बेसिस पे नेक्स्ट जो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन है वो स्टेटस एंड डेवलपमेंट के बेस पे है। स्टेटस एंड डेवलपमेंट के बेस पे है, यानी उस रिसोर्स का स्टेटस क्या है और डेवलपमेंट क्या है। तो पहला इसमें आता है पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा आता है डेवलप्ड रिसोर्स, तीसरा आता है स्टॉक रिसोर्स, चौथा आता है रिजर्व रिसोर्स। तो हम लोग एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्स को। तो पोटेंशियल रिसोर्स जो है कहने का मतलब ये है कि वैसे रिसोर्स जिसके पास हमारी नीड को सेटिस्फाइड करने की क्षमता है, ठीक है ना, और हमारी नीड को सेटिस्फाइड करने का क्षमता है और वो किसी न किसी रीजन में पाया गया है और उसके पास ये क्षमता भी है कि हमारे नीड को सेटिस्फाइड कर सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी काफ़ी एक्सपेंसिव होने के कारण हम लोग उस रिसोर्स का यूज वर्तमान में नहीं कर रहे हैं। ऐसे रिसोर्स को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। जैसे गुजरात और राजस्थान के एरिया में सोलर एनर्जी की संभावना है, विंड एनर्जी की संभावना है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होने के कारण हम लोग अभी इसको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। अगला है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स कहने का मतलब वैसे रिसोर्स जिसका सर्वे भी हो चुका है, क्वालिटी की भी जांच हो पाई है और क्वांटिटी की भी जांच हो चुकी है और वर्तमान में उसे हम लोग यूज भी कर रहे हैं, वैसे रिसोर्स को हम लोग डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। जैसे कोल, पेट्रोल, आयरन, रिवर, ये सारे के सारे रिसोर्स डेवलप्ड रिसोर्स हैं। अगर इसके बारे में आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं द रिसोर्स विच आर सर्वेड and their quality and quantity has been determined that for utilization and they are currently used by human, such as resource are called developed resource। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट जो है ये है स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स कहने का मतलब ये है कि वैसे रिसोर्स जो हमारे पास स्टॉक में है मगर हम उसे अभी यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी उस टाइप का नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो वाटर है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके बना हुआ है। अगर हम चाहें तो इस वाटर से हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं और फ्यूल के रूप में इसे यूज कर सकते हैं और ऑक्सीजन को भी हम लोग अलग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हमारे लाइफ में इसका यूज है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास वर्तमान में कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लोग पानी से
हाइड्रोजन को अलग कर सके और ऑक्सीजन को अलग कर सके। तो ये जो रिसोर्स है हमारे पास अभी स्टॉक में है, टेक्नोलॉजी की कमी से अभी हम लोग इसको डेवलप नहीं किए हैं और ना यूज कर रहे हैं। ऐसे रिसोर्स को हम लोग स्टॉक रिसोर्स कहते हैं। अगर इसके बारे में आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, द रिसोर्स विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड बट देयर इज नो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम। एग्जाम्पल के लिए एक्सट्रैक्टिंग O2 एंड H2 फ्रॉम H2O। आई होप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे दिया गया है रिजर्व रिसोर्स। क्या है? रिजर्व रिसोर्स। रिजर्व रिसोर्स क्या होते हैं? तो वैसे रिसोर्स मतलब वैसे रिसोर्स जिसको डेवलप करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है ना, और टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्तमान में उसका यूज नहीं कर रहे हैं, उसे हम फ्यूचर के लिए बचा करके रखे हुए हैं। यानी वैसे रिसोर्स जिसको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, और वो हमारे नीड को सेटिस्फाइड भी कर सकता है, लेकिन हम लोग वर्तमान में उसे यूज नहीं कर रहे हैं, उसे फ्यूचर के लिए हम लोग रिजर्व करके रखे हुए हैं। ऐसे रिसोर्स को हम लोग रिजर्व रिसोर्स कहते हैं। यानी वैसे रिसोर्स जिसको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, मगर हम लोग उसे रिजर्व करके रखे हैं फ्यूचर के लिए। जैसे डैम वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सारे को रिजर्व करके हम लोग रखे हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। अगर इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, द रिसोर्स विच कैन बी यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट वी डू नॉट देम बिकॉज वी केप्ट देम फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब देखिए, पहला हम लोग टॉपिक ये देखें कि रिसोर्स होता क्या है। दूसरा हम लोग ये देखें कि रिसोर्स को कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तीसरा टॉपिक हम लोग ये देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स के डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। अब देखिए, आप तो जानते हैं कि रिसोर्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ फुलफिल आवर नीड, क्योंकि ये हमारे नीड को सेटिस्फाइड करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है, ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स वी हैव टू फेस मैनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द टूडेज टाइम। लेकिन रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज करने की वजह से हम वर्तमान में अनेक प्रकार के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम कॉज्ड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स। इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से जो हम लोग रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला ये है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स आज सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ व्यक्ति जो हैं अपने लालच की वजह से क्या कर रहे हैं, रिसोर्स का डिप्लेशन कर रहे हैं। दूसरा है एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड विच डिवाइडेड सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट। कुछ लोग जो हैं, यानी फ्यू हैंड, यानी जो रिसोर्स है कुछ ही लोगों के हाथों में चले जाने से जो हमारा सोसाइटी है ये दो भागों में विभाजित हो गया है, रिच और पुअर। तीसरा ये है कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्स हैज लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। यानी जो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से एक्सप्लोटेशन करने से, जो माने रिसोर्स के एक्सप्लोटेशन करने से यहाँ मतलब क्या, हमारे इन्वायरमेंट में इकोलॉजिकल क्राइसिस देखें मतलब बढ़ रहे हैं।
जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या देखने को मिल रही है। उसके बाद ओजोन लेयर डिप्लेशन देखने को मिल रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन देखने को मिल रहा है, पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। ये सारा का सारा चीज़ जो है, ये प्रॉब्लम क्यों फेस करना पड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं हम लोग रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये जो रिसोर्स हैं, ठीक है ना, ये आखिर मतलब रिसोर्स के यूज बिना हम लोग किसी चीज़ को डेवलप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग रिसोर्स को यूज कैसे करें ताकि मतलब हमारा रिसोर्स बचा भी रहे, रिसोर्स का डिप्लेशन भी ना हो और हमारी डेवलपमेंट भी हो जाए। तो इसके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कहने का मतलब ये है कि हम लोग रिसोर्सेज का यूज भी करें बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए, और दूसरा इस रिसोर्स को हम फ्यूचर के लिए भी बचा सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम लोग रिसोर्स का इस तरह से यूज करें ताकि हमारा इन्वायरमेंट डैमेज ना हो और वो फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर की भी ज़रूरत है उसे पूरा कर सके। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिखने को आ जाए तो अब लिख सकते हैं, द रिसोर्स शुड बी यूज्ड इन सच ए वे दैट आवर इन्वायरमेंट इज नॉट डैमेज्ड एंड द नीड टू फ्यूचर जनरेशन आर नॉट compromised. दिस कॉल्ड ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे है कि आखिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये आइडिया जो है ये आया कहाँ से, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया है ये आया 1992 में रियो डी जेनेरियो में एक अर्थ समिट हुआ था, जो वर्ल्ड का पहला अर्थ समिट था। ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसमें 100 से ज़्यादा देश पार्टिसिपेट किए थे इस समिट में, ठीक है। ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसका रीज़न क्या था? तो इसका रीज़न ये था कि एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, कि मतलब क्या किया जाए, इन्वायरमेंट को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, और ताकि जिससे ग्लोबल लेवल पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इस रियो डी जेनेरियो समिट का रिजल्ट क्या है? तो इसका रिजल्ट ये आया कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल पे सारे देश जो थे वो क्या किए, साइन किए, यानी ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल पे साइन किए और एजेंडा 21 को इन लोगों ने अपनाया, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि एजेंडा 21 क्या था। तो एजेंडा 21 के बारे में देखना चाहें तो वही अलग अलग देशों के जो लीडर थे उन लोगों ने इस चीज़ों को एक्सेप्ट किया, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहे हैं उसको क्या करेंगे, हम लोग ख़त्म करेंगे और ख़त्म करने का काम करेंगे। अगला देखिएगा, अगला टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। अब देखिए रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है और ये रिसोर्स प्लानिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है और रिसोर्स प्लानिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसको हम लोग देखते हैं। इसको कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझना चाहते हैं। इंडिया को के एग्जाम्पल को यहाँ पे लेते हैं। तो इंडिया के एग्जाम्पल को अगर लेते हैं आप, तो देखिए झारखंड, इंडिया के झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर यहीं पे गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में देखेंगे तो यहाँ विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब की क्या है, संभावना है या अधिकता है, ठीक है ना। लेकिन पानी की यहाँ पे क्या है, कमी है। उसी तरह अगर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट साइड में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है।
यानी कहीं ना कहीं हमारे देश में क्या है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये ऑन इवन तरीके से क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, इसीलिए हमें हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है रिसोर्स प्लानिंग करना। आई होप समझ पाए होंगे। अब देखिए रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होता है। तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग 3 स्टेप में होता है। स्टेप फर्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स। इसमें क्या होता है कि रिसोर्स का पहचान किया जाता है और उसका सूची बनाया जाता है। इसमें सर्वे होता है, मैपिंग होता है, चेकिंग होता है, मेजरमेंट होता है। दूसरा स्टेप ये होता है इन्वॉल्विंग ए प्लान स्ट्रक्चर, यानी दूसरे स्टेप में हम लोग ये देखते हैं कि उस रिसोर्स को तक पहुंचने के लिए कौन कौन सा टेक्नोलॉजी लगेगा, कौन कौन से स्किल ग्रुप की ज़रूरत है और किस टाइप के इंस्टीट्यूशन का सेटअप करना पड़ेगा। अगला है स्टेप 3, मैचिंग द रिसोर्स प्लान विथ ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान। और जो रिसोर्स है उसको हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान से मैच करके देखते हैं, ताकि इससे पता चल सके कि ये हमारे राष्ट्र के डेवलपमेंट में काम में आ सकता है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे किसी भी रिसोर्स को अगर हम निकालते हैं तो उसका मकसद एक ही रहता है कि हमारे देश का डेवलपमेंट हो सकता है या नहीं उस रिसोर्स से। ठीक है, अगला है टेक्नोलॉजी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। अगर देखिएगा तो जो टेक्नोलॉजी है ये रिसोर्स के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्स है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए टेक्नोलॉजी है। यानी दोनों क्या है, इक्वल है। बिना टेक्नोलॉजी का हम लोग रिसोर्स को डेवलप कर ही नहीं सकते हैं। आई होप समझ पा रहे होंगे। जैसे आप देखेंगे इंडियन वाज, अगर देखेंगे आप, इंडियन वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश बिफोर 1947। ठीक है, जब ब्रिटिश का रूल, मतलब जैसे यहाँ देखेंगे बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडिया हैड ए लॉट ऑफ रिसोर्स। ब्रिटिश रूल से पहले हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्स थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको पूरी तरह से क्या किया, यूज किया, एक्सपोर्ट किया, एक्सप्लॉइट किया इंडिया के रिसोर्स को। ठीक है, इसके वजह से हुआ क्या कि ओवरऑल अभी वर्तमान समय में हम देखें तो हमारे इंडिया में रिसोर्स की कमी है। ठीक है, इसी कारण हमें वर्तमान में रिसोर्स को कंजर्व करने की ज़रूरत है। आई होप समझ पा रहे होंगे। इस रिसोर्स को लेकर के गांधी जी ने अपने विचार को रखा था। इन्होंने कहा था कि देयर इज इनॉज फॉर एवरीबॉडी नीड्स बट नॉट फॉर एनीवन ग्रीड्स। कि हमारे पास इतना रिसोर्स तो है कि लोगों के किसी के ज़रूरत को हम पूरा कर सकता है, लेकिन किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकता है। अगला है लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स होता क्या है? तो देखिए लैंड जो होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, क्योंकि लैंड पे ही एग्रीकल्चर का वर्क होता है, फिर होम वगैरह, हाउस वगैरह देखने को लैंड पे ही मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ लैंड पे ही मिलेगा, फॉरेस्ट लैंड पे ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए लैंड रिसोर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर इंडिया के लैंड को देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मास, तो यहाँ पे 43% प्लेन एरिया है, 30% माउंटेन एरिया है और 27% प्लेटू एरिया है। कहाँ पे? इंडिया में। अब इंडिया में लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है? लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, तो अगर देखना चाहेंगे आप लैंड यूटिलाइजेशन, तो हमारे जितने भी लैंड है उस पे कुछ एरिया पे फॉरेस्ट है, कुछ ऐसे लैंड है जो मतलब जिसपे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। इसमें 2 तरह के लैंड आते हैं, बैरन एंड वेस्टलैंड और लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूज। यानी वैसे लैंड
जो बंजर है, वेस्ट है, और वैसे लैंड जिस पे एग्रीकल्चर वर्क नहीं होता है उस पे हाउसेज हैं, उसके बाद रोड है, इंडस्ट्री है, ठीक है, ये सारे के सारे अनकल्टिवेटेड हैं। अगला देखेंगे तो अगला अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी वैसे लैंड जिस पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, यानी अन्य प्रकार के लैंड जिस पे एग्रीकल्चर वर्क नहीं होता है। इसमें आ जाएंगे आपको ग्रेजिंग लैंड, जिसमें मवेशी चारण का काम होता है। इसी में आ जाएंगे लैंड ऑफ मिसलेनियस ट्रीज, जिसमें अलग अलग टाइप वेराइटी के क्या हैं, पेड़ हैं, ट्रीज हैं। इसी में आ जाता है कल्चरेबल वेस्टलैंड, वैसे लैंड जिस पे पिछले 5 सालों से कोई खेती नहीं हुआ है। अगला है फैलो लैंड। फैलो लैंड में 2 तरह के लैंड आ जाते हैं, करंट फैलो लैंड जिसमें पिछले 1 सालों से कोई कल्टीवेशन नहीं हुआ है। दूसरा आ जाता है वैसे लैंड अदर देन करंट फैलो, यानी वैसे लैंड जिस पे पिछले 1 से 5 सालों तक से खेती नहीं हुआ है, ऐसे लैंड आ जाते हैं। अगला देखेंगे तो है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया वे होते हैं जिस पे कम से कम साल में 1 बार कल्टीवेशन होता है। उसके अगला देखेंगे तो आएगा ग्रॉस क्रॉप एरिया। ग्रॉस क्रॉप एरिया में 2 तरह के लैंड आते हैं, वैसे लैंड जिसमें साल में 1 से ज़्यादा बार एग्रीकल्चर वर्क होता है, और वैसे भी लैंड आते हैं जिसमें कम से कम साल में 1 बार एग्रीकल्चर का वर्क होता है। ये आ जाएंगे। अगर देखेंगे यहाँ पे लैंड पैटर्न, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, अगर इंडिया में लैंड का यूज पैटर्न देखेंगे, पैटर्न का यूज देखेंगे, ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 1960-61 का डाटा दिया हुआ है कि किस किस जगह पे कितने लैंड का यूज हो रहा है, और ये डाटा जो है 2014-15 का है। इसमें बताया गया है कि लैंड कितना लैंड कहाँ यूज हो रहा है। इसे आप देख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है हमारे इंडिया के टोटल जोग्राफिकल एरिया के बारे में। हमारे इंडिया के टोटल जोग्राफिकल जो एरिया है ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। लेकिन इतना तो है, लेकिन इसके 93% एरिया का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, 7% एरिया का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। जैसे जम्मू कश्मीर का ये एरिया देखिएगा तो ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है अभी, जिसको POK बोलते हैं। जम्मू कश्मीर का इस साइड वाला 10% एरिया अगर देखिएगा, जम्मू कश्मीर का 10%, ठीक है ना, ये चाइना के पास है वर्तमान में, इसका भी डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और इधर अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया का कुछ ज़मीन देखेंगे तो ये भी जो है इसका डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये टोटल मिला करके पूरे भारत का 7% है जिसका डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है। 93% का ही हम वर्तमान में हमारे पास डाटा अवेलेबल है और इसका यूज कर पाते हैं हम। आगे देखते हैं नेट सोन एरिया। अब समझिएगा कि नेट सोन एरिया होता क्या है। तो नेट सोन एरिया वो होता है जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, जहाँ पे कल्टीवेशन होता है। तो अगर देखेंगे ये नेट सोन एरिया जो है ये अलग अलग स्टेट में वेरी करते हैं। अगर देखिएगा पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में नेट सोन एरिया के बारे में देखें तो 80% से ज़्यादा नेट सोन एरिया है, ठीक है। लेकिन यहीं पे देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार, यहाँ के नेट सोन एरिया जो है ये लेस देन 10%, यानी 10% से भी कम है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगला देखें, यहाँ पे वही फिर से डाटा दिखाया गया है। अगर देखा जाए 1960 और 1961 के टाइम में तो हमारे यहाँ 18.11% फॉरेस्ट एरिया था, लेकिन 2014-15 के डाटा के हिसाब से 23.3% एरिया पे फॉरेस्ट है। लेकिन अब तो कहेंगे कि ये तो पहले की अपेक्षा बढ़ा हुआ है, भले बढ़ा है लेकिन समय के साथ ये बढ़ा जरूर है, लेकिन अभी भी
उस मतलब उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है जितना ज़्यादा फॉरेस्ट होना चाहिए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार 33% एरिया पे क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना आवश्यक है। ठीक है, तो अभी भी हमारे यहाँ क्या है, फॉरेस्ट की कमी है। आगे देखेंगे आखिर 33% एरिया पे फॉरेस्ट होना क्यों जरूरी है। तो ये इसलिए ज़रूरी है, यानी आखिर वाई द आर नेसेसरी टू हैव 33% फॉरेस्ट एरिया। तो देखिए 33% एरिया मतलब फॉरेस्ट का होना क्यों ज़रूरी है, तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए काफ़ी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमारा क्या हो सके, पर्यावरण प्रोटेक्ट हो सके और किसी प्रकार का इन्वायरमेंटल क्राइसिस ना हो सके। इसके लिए 33% एरिया फॉरेस्ट होना अति आवश्यक है। और उसके बाद जो ये फॉरेस्ट एरिया होता है, उसके आसपास जो लोग रहते हैं, उन लोगों का फॉरेस्ट से क्या हो जाता है, हेल्प भी हो जाता है। उन लोगों को कुछ खाने पीने का भी व्यवस्था हो जाता है। उसके बाद जलावन, लकड़ी, ये सब चीज़ें ये लोग चुनकर काम चला लेते हैं, यानी उनको फॉरेस्ट से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल जाता है जो उसके फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं। इसीलिए 33% एरिया में फॉरेस्ट का होना इसेंशियल है। ठीक है, अगर देखेंगे तो यहाँ पे है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। सबसे पहले हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को देखेंगे, फिर कंजर्वेशन मेजर को देखेंगे। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, तो डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड नोन एज लैंड डिग्रेडेशन, यानी जब लैंड का क्वालिटी डिक्लाइन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। आखिर इसके क्या क्या कारण है लैंड डिग्रेडेशन के, तो पहला है डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में काटा जा रहा है। जैसे देखेंगे ये चीज़ें मोस्टली झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एरिया में देखने को मिलेंगे। दूसरा है ओवर ग्रेजिंग के कारण भी लैंड डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, इसमें ये चीज़ें ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में देखा जाता है। ठीक है, यानी जो मवेशी को लोग बहुत ज़्यादा मतलब चारने के लिए छोड़ देते हैं, इससे भी लैंड डिग्रेड होता है। तीसरा है ओवर ग्रेजिंग, भले ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग तो ये था। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी लैंड डिक्लाइन होता है। अगला है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन यानी अधिक सिंचाई करने से भी क्या होता है, लैंड डिग्रेड होता है। जितना ज़्यादा आप पानी देंगे खेतों में, उतना ज़्यादा उसके वहाँ का लैंड डिग्रेड होगा। ठीक है, ये ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में देखा जाता है। और एक और कारण है जो सीमेंट इंडस्ट्री है, उस वजह से भी, सीमेंट इंडस्ट्री के भी वजह से क्या होता है, लैंड डिग्रेड होता है। क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा जाता है, पाउडर बनाया जाता है, और उसका जो मतलब मतलब उसका जो डस्ट होता है ये इन्वायरमेंट में जाता है, फिर वो धीरे धीरे ज़मीन पे बैठता है, जिससे लैंड डिग्रेड होता है। अगला है इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी इंडस्ट्री के जो भी वेस्ट होता है उसको क्या किया जाता है, ऐसे ही खुले में बहा दिया जाता है, चाहे खुले में छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, लैंड डिग्रेड हो जाता है। अगला है कंजर्वेशन मेजर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, कि लैंड डिग्रेडेशन को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, इसके क्या उपाय हैं। ठीक है, तो इसका उपाय ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, एफॉरेस्टेशन। दूसरा ये है कि मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड का मैनेजमेंट करें। अगर गाय को खिलाना है तो आप घास को काट करके खिलाएं, और यदि फील्ड का क्या करें, बैरिकेटिंग करें, ऐसे ही से मैनेजमेंट करें। प्रॉपर इरिगेशन के लिए ऐसे ही पानी मत छोड़िए खेत में, स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज कीजिए, ताकि जितना ज़रूरी है पानी का उतना ही मतलब ज़रूरत के अनुसार पानी दिया जा सके फसल को। अगला है कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल कीजिए। उसके बाद ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज। ठीक है ना, मतलब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको पहले ट्रीट कीजिए, उसके बाद डिस्चार्ज कीजिए। ठीक है ना, मैंने पहले क्या कीजिए, उसे ट्रीट कीजिए, फिर क्या कीजिए, डिस्चार्ज कीजिए। अगला देखिए, अगला है सॉयल एज ए रिसोर्स। अब हम लोग सॉयल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
सॉइल एज ए रिसोर्स। अब देखेंगे सॉइल क्या होता है, तो द टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ लैंड इज कॉल्ड सॉइल, यानी जो लैंड का टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर होता है उसे ही हम लोग सॉइल कहते हैं। सॉइल एक प्रकार का रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। यह ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल को कंटेन करके रखता है, ठीक है। और ये सॉइल जो है ये प्लांट ग्रोथ के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म काफ़ी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये डिपेंड रहते हैं सॉइल के ऊपर, ठीक है। हमारे अगर इंडिया में देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के सॉइल पाए जाते हैं, जैसे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ये सारे के सारे सॉइल के कैटेगरी हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। इसके एक एक को करके हम लोग अच्छे से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलुवियल सॉइल को। अब देखिए एलुवियल सॉइल क्या होता है, तो ये काफ़ी टॉप में मतलब मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। बहुत अच्छा मतलब फर्टिलिटी पावर इसका बहुत ज़्यादा होता है। ये इंडिया के 40% एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। एलुवियल सॉइल जो है नॉर्दर्न प्लेन में पाया जाता है, नॉर्दर्न प्लेन और कोस्टल प्लेन में इंडिया के पाया जाता है, ठीक है। ये कैसे बना है, तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर के डिपोजिशन से बना है। अगर कोस्टल एरिया में देखें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब के डिपोजिशन से बना हुआ है। ये जो एलुवियल सॉइल है ये दो प्रकार के होते हैं। जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसे हम लोग खादर कहते हैं, और जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है जिसे हम लोग भांगर कहते हैं। अगर देखिएगा तो इसमें सैंड के फाइन पार्टिकल पाया जाता है, सिल्ट पाया जाता है, क्ले पाया जाता है। ये जो होता है इसमें पोटास और फास्फोरिक एसिड और लाइम की अधिकता होती है, ठीक है। अगर ये देखिएगा तो ये पैडी, वेट, शुगर केन इसके लिए आइडियल माना जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए ये जो कलर दिख रहा है ये वाला जो कलर, ठीक है ना, इस जो जहाँ जहाँ भी ये कलर दिख रहा है, इधर फिर इधर, ये सारे के सारे एलुवियल सॉइल है। इधर असम वाले एरिया में, ठीक है, एलुवियल सॉइल है। इसमें आपको वेट, पैडी, शुगर केन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। अगला सॉइल देखिएगा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बारे में देखें तो जो ब्लैक सॉइल होता है, ठीक है, ये ब्लैक सॉइल इसको रेगुड़ सॉइल के भी नाम से जानते हैं। इसमें कॉटन बहुत अच्छा उगता है, इसीलिए इसे कॉटन सॉइल के भी नाम से जानते हैं। ये जो है इग्नियस रॉक के द्वारा फॉर्मेशन हुआ है इसका, इग्नियस रॉक के टूटने से। और ये देखिएगा मतलब मोस्टली ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में पाया जाता है। ब्लैक सॉइल जो है ये लंबे टाइम तक मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, ठीक है। अगर इसमें देखिएगा तो कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है और लाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कॉटन के लिए आइडियल होता है। अगला है रेड एंड येलो सॉइल। अगर रेड एंड येलो सॉइल के बारे में बात करें तो ये जो सॉइल होता है ये रेड होता है आयरन के कारण, आयरन के डिफ्यूजन के कारण ये क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो ये येलो दिखता है। और ये कैसे बना हुआ है, तो ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बना हुआ है जिस एरिया में लो रेनफॉल होते हैं, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसके बाद साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू में देखने को मिलेंगे। ये सारा ये जो कलर दिख रहा है ना, ये रेड एंड येलो सॉइल का है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला है लेटेराइट सॉइल। अगर लेटेराइट सॉइल के बारे में अगर बात करें, लेटेराइट सॉइल के बारे में, तो ये हाई रेनफॉल वाले एरिया में पाया जाता है और हाई टेम्परेचर वाले एरिया में पाया जाता है। ये सॉइल जो होता है ये लेस फर्टाइल होता है। क्यों? क्योंकि ये लीचिंग पर मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की वजह से क्या होता है, इसका जो मोस्ट फर्टाइल जो होता है वो क्या कहता है, लीचिंग प्रोसेस के द्वारा दह जाता है।
वेरी लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस कंटेंट इन इज प्रेजेंट, यानी इसमें ह्यूमस कंटेंट काफ़ी कम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अगर देखिएगा ये ज़्यादातर मतलब केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरिया ऑफ उड़ीसा, आसाम में पाया जाता है। ये टी के लिए, कॉफ़ी के लिए, टी के लिए, कॉफ़ी के लिए अगर देखिएगा इसके बारे में, तो ये टी, कॉफ़ी इसके लिए क्या होता है, आइडल होता है। उसके बाद केसों के लिए भी अच्छा होता है। अगला अगर देखें हम, अगला जो है एरिड सॉइल है। अब देखिएगा एरिड सॉइल क्या होता है, तो एरिड सॉइल के बारे में अगर जानना चाहें हम लोग, ठीक है, तो ये एरिड सॉइल जो होता है, ये देखेंगे तो जहाँ काफ़ी कम रेनफॉल होता है उस एरिया में होता है, ठीक है। और इसका जो कलर होता है रेड एंड ब्राउन होता है, और ये इसका टेक्सचर में सैंडी और नेचर में स्लाइन होता है, ठीक है। और ये हाई टेम्परेचर होने के कारण, ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर सॉइल लेक इन ह्यूमस एंड मॉइस्चर, ठीक है। अगर देखेंगे हाई टेम्परेचर के कारण ये ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी होती है इसमें। और अगर इसके डाउनवर्ड जाएंगे, यानी इसके नीचे भाग में जाएंगे, यानी रिड सॉइल के नीचे भाग में जाएंगे, तो उसमें काफ़ी कंकर मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मतलब कैल्शियम कंटेंट होने के कारण ये क्या हो जाता है, इसके डाउन में जाने पे कंकर वगैरह मिलता है, ठीक है। अगर देखिएगा तो ये राजस्थान के एरिया में पाए जाएंगे। राजस्थान में भी जो वेस्ट राजस्थान वाला एरिया है, यानी ये कलर जो देख रहे हैं ये किसका है, तो ये एरिड सॉइल का है। अगला जो है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल को हम लोग माउंटेन सॉइल के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये माउंटेन वाले एरिया में ये जो कलर दिख रहा है ना, ये माउंटेन सॉइल का है। अगर इसके बारे में आप देखना चाहें तो ये हिली एरिया में पाया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल होता है, ठीक है ना। ये हिमालय रीजन, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, उसके बाद सम पार्ट ऑफ पेनिनसुला फाउंड इन इंडिया, ठीक है। ये जो सॉइल होता है ये लॉमी और सेल्टी होता है बेली वाले पार्ट में, ठीक है, बेली वाले साइड में। और ये अगर अपर स्लोप में देखेंगे तो ये कोरस होता है, ठीक है। इस सॉइल में, ठीक है, ये सॉइल जो होता है ह्यूमस के मामले में रिच होता है, मगर पोटास और फास्फोरस तथा लाइम के मामले में क्या होता है, पुअर होता है, ठीक है। इसके ऊपरले भाग में बर्फ़ पड़ने की वजह से क्या होता है, इसका नेचर में एसिडिक हो जाता है। अगर इसके ऊंचा ऊपर वाले एरिया में देखेंगे तो ये लेस फर्टाइल होता है, और नीचे वाले एरिया में मोर फर्टाइल होता है, क्योंकि जब बारिश होता है तो ऊपर के सारे फर्टाइल लेयर क्या आ जाते हैं, नीचे बेली वाले पार्ट में आ जाते हैं। ये इसमें टी वगैरह अच्छे से उगाया जा सकता है। उसके बाद टी के अलावा आप देखेंगे तो इधर कॉफ़ी वगैरह इसमें उगाया जाता है। इसमें अगर देखेंगे ये वाला एरिया किसका है, माउंटेन सॉइल का। अगर आगे हम लोग देखें तो आगे है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं सॉइल इरोजन के बारे में, ठीक है, फिर देख लेंगे हम लोग सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले इरोजन के बारे में देखते हैं, देन हम लोग कंजर्वेशन के बारे में देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉइल इरोजन होता क्या है। तो जब किसी लैंड का, ठीक है, किसी सॉइल का जो फर्टाइल लेयर है वो रिमूव हो जाता है, यानी हट जाता है किसी कारणवश, तो उसे क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन से क्या होता है, तो सॉइल क्या होता है, फर्टिलिटी को लूज कर देता है, ठीक है। 3 प्रकार का सॉइल इरोजन होता है। पहला होता है गुलिज होता है। गुलिज में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो सॉइल होता है उसका फर्टाइल लेयर बहुत तेज बारिश के कारण दह जाता है, और इस तरह का कैनल टाइप का क्रिएट हो जाता है, इसे गलीज बोलते हैं, ठीक है। यही जो गलीज है ये मतलब चंबल वाले एरिया में हो जाता है, तो इसे रवाइंस कहते हैं, ठीक है। दूसरा है सीट इरोजन। सीट इरोजन क्या होता है, तो जब तेज बारिश होता है तो जब ऊपर का
जो लेयर है, फर्टाइल लेयर है, जब दह जाता है तेज बारिश की वजह से तो उसे सीट इरोजन कहते हैं। अगला है विंड इरोजन। विंड इरोजन जब तेज हवा के कारण जो सॉइल का फर्टाइल लेयर है जब उड़ जाता है हवा के कारण तो उसे हम लोग कहते हैं विंड इरोजन, विंड इरोजन। ठीक है, आगे अगर आप देखेंगे तो अगला हम लोग देखेंगे सॉइल कंजर्वेशन। अब देखिए सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो द सॉइल कंजर्वेशन यानी सॉइल को मतलब इरोजन होने से, ठीक है, कैसे बचाए, कंजर्व उसे कैसे करें, ठीक है। तो इसका अलग अलग तरीका है। पहला है काउंटर प्लॉगिंग। काउंटर प्लॉगिंग में क्या होता है, जो किसान होते हैं वो एक काउंटर लाइन के थ्रू क्या करते हैं, खेती करते हैं, जिससे कि जब बारिश हो, ठीक है ना, तो जो लाइन के थ्रू क्या होता है, बारिश का जो पानी होता है वो तेज रफ्तार से बह करके उसके फर्टाइल लेयर को दहा न ले जाए। इसके लिए क्या करते हैं, जो किसान होते हैं वो इस तरह के काउंटर लाइन बना करके खेती करते हैं ताकि तेज बारिश की वजह से उसका जो फर्टाइल लेयर है वो दह ना जाए। यही चीज़ें अगर देखेंगे पहाड़ी एरिया में टेरिस फार्मिंग कहलाता है। इसमें पहाड़ी एरिया में इस तरह का जो मतलब किसान क्या करते हैं, इस प्रकार का सीढ़ीनुमा संरचना बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि जब बारिश होता है तो इसका फर्टाइल लेयर जो ऊपर वाला है ये दह कर नीचे ना चल जाए, इसके लिए इस तरह सीढ़ीनुमा आकृति बना देते हैं कि ऊपर का फर्टाइल लेयर दह करके नीचे ना जाए। अगला है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि जब किसान क्या करते हैं, इस तरह का बीच बीच में घास लगा देते हैं खेतों में, ताकि जब बारिश मतलब हवा आए तो हवा की वजह से इसका जो खेत का जो फील्ड का जो फर्टाइल लेयर है वो उड़ ना जाए हवा के कारण। इसकी वजह से क्या करते हैं, बीच बीच में घास लगा देते हैं, ठीक है। अगला है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट में क्या होता है कि किसान मतलब जो ये बगीचा मतलब जो खेत होता है, ठीक है ना, इसके किनारे किनारे क्या करते हैं, काफ़ी मात्रा में पेड़ वगैरह लगा देते हैं, जिससे कि तेज हवा के कारण इसका फर्टाइल लेयर क्या हो सके, उड़ ना सके, ठीक है। आई होप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बस आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।